नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में चुनाव आयोग ने असम में परिसीमन की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि 1 जनवरी 2023 के बाद सरकार किसी प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव नहीं कर पाएगी। डिलिमिटेशन या परिसीमन को लेकर अभी तक की धारणा यह है कि कुछ समय बाद आबादी के अनुपात से लोकसभा या विधानसभा के चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो इससे पहले ही असम मंत्रिमंडल की बैठक में 4 जिलों को उनके पेरेंट जिलों में विलय करने का फैसला लिया गया। विपक्ष परिसीमन और 4 जिलों को विलय करने के फैसले का विरोध कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जानबूझकर बदलाव करना चाहती है ताकि उसको लाभ मिले। डिलिमिटेशन या परिसीमन से किस प्रकार की आशंका या चिंता है, इस पर बहस के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं AIUDF के प्रवक्ता चंपक कलिता, भाजपा के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी, कांग्रेस के प्रवक्ता नेत्र रंजन चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम में आगे बढ़े इससे पहले आपको सुनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा है परिसीमन को लेकर। समष्टिर पुनर्निर्धारणे सामग्रिक अहोমৰ प्रतिच्छबिटुके प्रतिफलित करिब। এটা মানুহৰ বহুত চিন্তা থাকে মোৰ সমষ্টিটো এসসি হৈ যাব। তেওঁলোকে নিজৰ চিন্তাটোক জাতিৰ চিন্তাতকৈ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে যে মোৰ সমষ্টিটো এসটি হৈ যাব। হাৰে এসসি হৈ গলেতো তেওঁ অসমীয়াই, এসটি হৈ গলেতো তেওঁ অসমীয়াই। আপোনালোকৰ আন্দোলন হ'ব যে জালুকবাৰী সমষ্টিটো এসসি কিয় হ'ল। হাৰে মানে অসমীয়া মানুহক আমি স্লাইছত ভগাম নেকি যে এসসি বেলেগ, এসটি বেলেগ, জেনারেল বেলেগ। গতিকে এই ডিলিমিটেশনত যদি অসমৰ মানুহে কোনটো সমষ্টি এসটি হল, কোনটো সমষ্টি এসসি হল, এইবিলাক কথাত যদি গুৰুত্ব নিদি অসমীয়া বাছিল নে নাই সেই অংকটোলৈ যদি আগবাঢ়ে, বিবেকেদি যদি আগবাঢ়ে, আমি জিকিব পাৰিম। গতিকে মইতো প্ৰথম কম যে মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সমষ্টিটো যদি এসটিও হৈ যায় মোৰ কোনো আপত্তি নাই। that as of now our policy of delimiting constituencies population. One point I want to raise. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব আমাক ভাৰত চৰকাৰে কৈছিল, সংসদে কৈছিলে, আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলো। Now we are being punished for that. গতিকে মই ভাবো যে অহা delimitation exercise যেতিয়া হ'ব, Parliament will definitely debate that the area who has actually abide by the policy of government, they should be punished or they should be rewarded. So moi bhabu that this is a matter of national debate. In my view, population should not be a criteria in delimiting the constituency. There should be other criterias also. However, in this delimitation exercise, we have to go by the law of the parliament. And law of the parliament as of now is that population is the main criteria. मुख्यमंत्री की बातें हमने सुनी और जिस तरह जैसे जैसे कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और भी लोगों की प्रतिक्रिया सुनाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता नेत्र रंजन चौधरी। नेत्र रंजन चौधरी, परिसीमन को लेकर क्या आपको दिक्कत है या आप उन 4 जिलों को मर्ज करने पर अपनी आशंकाएं और डर व्यक्त कर रहे हैं, ये साफ हो जाए। पहले तो आपके सभी दर्शकों को, आपको और आज की सारे सम्मानीय पैनलिस्ट और आपकी सभी टीमों को अंग्रेजी नव वर्ष का मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत अपेक्षा से जो लोग इतने तालों से वेट कर रहे हैं कि अच्छे दिन कम से कम इस बार तो आ जाए या कुछ उनको दिख जाए तो बहुत बढ़िया है। खैर, आज की बहस की टॉपिक में आते हैं। हालांकि साल की शुरू में ही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई अच्छी न्यूज़ आए, कुछ अच्छा खबर हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या राज्य या देश के लिए हो। लेकिन हमारे पास खबर यह है कि 4 राज्यों का विलोप किया गया है और ये डिलिमिटेशन किया गया है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये चल ही रहा है। पिछले बार 1976 को था, 76 सन को हुआ था, करीब 50 साल बाद ये दोबारा हो रहा है। इसमें हमें कहना कुछ नहीं है, लेकिन कुछ पहलुओं पे हमें गौर करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे इन्होंने भी कहा है कि ये एक जनसंख्या के आधार पे है।
लोग बहुत, मैं इसको असम की अलग से मैं आपको बता रहा हूँ भारतीय के हिसाब से, कि कुछ एक राज्यों का था कि अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो हम डिलिमिटेशन के कारण हमारे नंबर ऑफ सीट्स रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। तो इस टाइप का एक भी पर्टिकुलर साउथ से आया था। तो ये सब को मौजूदा हाल का देखते हुए 1976 सन में उस समय की माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, और उसके बाद 2001 में उस समय का माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने भी ये डिसाइड किया था कि इसको फ्रीज किया जाए, और ये फ्रीज किया जाए 2026 तक। तब तक ये उम्मीद किया गया था कि एक जो पॉपुलेशन और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो रेशियो है ये एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा। तो हमारा ये सवाल है कि जब ये डिसाइड किया गया था कि 2026 को ये होना है, तो ये एकाएक असम के लिए 2022 की अंत तक ही ये जैसे डिक्लेरेशन क्यों आ गया, ये पहली बार देखना है। जानकारों को शायद याद होगा कि 2007 और 8 में भी डिलिमिटेशन के लेके जब माननीय मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी थे, उस समय बहुत डिस्कशन हुआ था, और एक ऑल पार्टी डिस्कशन हुआ था, और ऑल पार्टी डिस्कशन में ये फैसला हुआ था कि जब तक एनआरसी का फाइनल नहीं होगा तब तक डिलिमिटेशन नहीं किया जाए। और बाद में कांग्रेस पार्टी ने भी इसमें सहमत जताई थी कि ठीक है, जब तक एनआरसी फाइनल नहीं होगा तब तक डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। और उस समय जो पार्टियों ने अपोज किया था उसमें सबसे ज़्यादा अपोजिशन तो बीजेपी, एजीपी और आसू का ही था। तो ये सब पहलू को भी हमें देखना है। तो अभी जो डिलिमिटेशन किया जा रहा है, तो क्या हम ये मान लें कि एनआरसी फाइनल हो गया है? क्योंकि अगर जो आपकी घर में अगर चूहे या दीमक घुसे हुए हैं, आप डिलिमिटेशन से थोड़ी आप इसको प्रिजर्व करोगे, कैसे होएगा यह? तो ये चीज़ भी देखना है कि एनआरसी का क्या मतलब हो गया फिर जी। और आप देखिए, अगर डिलिमिटेशन होता है, क्या इससे नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होगा? असम का रिप्रेजेंटेशन इंडिया में बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा तो बहुत बढ़िया है। तो ये भी चीज़ एक देखने लायक है, लेकिन ये सीट तो नहीं बढ़ रहा है। तो किन हालातों को देखते हुए क्या गया है, ये तो सबको समझ में आ रहा है। और देखिए, हालांकि हमारे पार्टी ने भी एक स्ट्रॉन्ग एक हाई पावर कमेटी का बनाया है, और उसको हम देखेंगे कि मोडेलिटीज़ फॉलो हुआ है कि नहीं, इसको देखा जाएगा। और एक चीज़ मैं संक्षेप में बोल दूँ, राज्यों की जो जिलों की बात हो रहा है, आमतौर पे आप अपने व्यक्तिगत जीवन में हो या प्रोफेशनल हो या किसी भी क्षेत्र में आप प्रमोशन चाहते हो, कहीं डिमोशन नहीं होता है। तो जिलों को जब ये विलय करके दोबारा किया गया तो तुगलकी काम है। और आप इस चीज को जिले की ना देखिए, इसको देखिए कि उनका जो आत्मसम्मान है, उन जिलों की जो लोग हैं उनको कितना अच्छा लगा था। वो जो आत्मसम्मान है, उनका जो एक सेल्फ एस्टीम है, उसको ठेस क्या नहीं पहुंचा है। आप देखिए कि बजाली समझ डिस्ट्रिक्ट गए जो है, आप। जिलों में जिस तरह से जिलों को मर्ज किया गया है उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं, और डिलिमिटेशन की डिमोशन तो प्रक्रिया नहीं होता है ना। 2026 में आप आपके हिसाब बजाली से को, हाँ, एक आप चीज में जो 2026 तक जो स्थगित की गई थी उसे इतना जल्दी शुरू करने की क्या जल्दी लॉजिक है? और क्या आप ये एनआरसी सवाल का क्या इसको फाइनल मान ले, ये भी स्पष्ट करें। लेकिन जी ठीक है, एनआरसी और असम अकॉर्ड को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कही है बातें, उस पर आगे बढ़ेंगे। प्रमोद स्वामी जी, इनकी नाराजगी है दोनों विषयों पर। ये जो जिलों को मर्ज किया गया है उस पर भी ये नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, जिस तरह से उन जिलों को मर्ज करने का काम किया गया। और उसके बाद 2026 ये कह रहे हैं कि 2026 तक के लिए ये मामला स्थगित किया गया था डिलिमिटेशन का, उसे इतना जल्दी शुरू क्यों किया जा रहा है? देखिए, कोई भी जो सरकार होती है, निर्वाचित सरकार, वो एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है कि वो जिलों की संख्या बढ़ाती है या घटाती है। तो 35 जो ज़िले थे उनको 31 ज़िला किया गया है, उसमें 4 ज़िलों को मर्ज किया गया है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय है जो कॉन्स्टिट्यूशंस को ध्यान में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान देते हुए, संविधान को सम्मान देते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसमें कहीं भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है कि आपने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम क्यों किया। और मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को रखा है कि कभी कभी हमें ऐसा निर्णय लेना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट के स्वार्थ में, आसाम की जनता के स्वार्थ में, आसाम की सभ्यता और संस्कृति के स्वार्थ को रखते हुए और आसाम के भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये निर्णय लेना पड़ा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इस निर्णय को अभी हमने एक बार लिया है, ये एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है, और आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसको रिवाइज भी किया जा सकता है। तो ये
अब उसमें आसाम की जनता का क्या फ़ायदा होगा और क्या फ़ायदा नहीं होगा, ये आने वाले समय में आसाम की जनता अपने आप इस बात को समझ लेगी। जी। तो जो इनकी आपत्ति जो है कि 4 डिस्ट्रिक्ट को मर्ज कर दिया गया, इसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया गया है। दूसरा सवाल इन्होंने उठाया डिलिमिटेशन का। तो डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो इलेक्शन कमीशन के निर्देश पे ये डिलिमिटेशन का काम हो रहा है, और माननीय जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है, सम्मानित प्रतिनिधि, उन्होंने स्वयं कहा कि पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था वो 1976 में हुआ था। तो आज काफ़ी 1976 के बाद में आज 2023 चल रहा है, तो काफ़ी लंबा समय हो गया था और डिलिमिटेशन जो है वो ज़रूरी हो पड़ा था। और इलेक्शन कमीशन अगर एक बार निर्णय ले लेता है तो कोई भी जो सरकार होती है उस निर्णय को वो मानने के लिए वो बाध्य होती है। तो ये एक हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूशंस है। जी। तो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन अगर कोई निर्णय लेता है तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ गलत भी नहीं है। तो इसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो जी, ठीक असंवैधानिक है। हाँ, एक ये जरूर बात, ये एक मुद्दा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने जिसको स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने कुछ अपने विचार व्यक्त किए कि भाई इन चीज़ों पे डिबेट हो, तो वो विचार उन्होंने किए। उन्होंने ये कहा कि जो डिलिमिटेशन का जो आधार जो है वो सिर्फ पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अभी जो हमारा जो वर्तमान कानून है, पार्लियामेंट में जो कानून बनाया गया है, उसी कानून के आधार पर डिलिमिटेशन होगा। लेकिन उन्होंने एक मुद्दा छेड़ा है जनता के बीच में कि इसके ऊपर में डिबेट हो कि डिलिमिटेशन का जो एकमात्र क्राइटेरिया क्या पॉपुलेशन होना चाहिए, क्योंकि एक वर्ग जो है वो पॉपुलेशन जनसंख्या को नियंत्रण कर रहा है और एक वर्ग जो है वो जनसंख्या को नियंत्रण नहीं कर रहा है। तो क्या जो जनसंख्या को नियंत्रण कर रहा है, जो भारत के कानून को मान रहा है और बढ़ती हुई जनसंख्या की गंभीरता को समझ रहा है, क्या उस वर्ग को दंडित होना चाहिए? तो ये उन्होंने एक डिबेट के लिए इस इश्यू को जनता के बीच में छोड़ा है। तो इसमें आज जनता और विभिन्न पार्टियां अपना मत देगी और उस मत के आधार पर जनता जनार्दन अपना निर्णय लेगी। जी, चंपा कलिता हमसे जुड़ चुके हैं। चंपा कलिता एडीएफ के प्रवक्ता हैं। चंपक जी, दिक्कत कहाँ है? परिसीमन जो डिलिमिटेशन की बात हो रही है, क्या उससे आपको दिक्कत है या कहीं आपको लगता है कि भाजपा इसके सहारे अपना हित साधना चाहती है? जी देखिए, जहाँ तक ये आईनी कामकाज है और ऑफिशियली एआईयूडीएफ को डिलिमिटेशन से कोई मुखालिफत नहीं है, लेकिन जो तरीक़ेकार है, जो तरीक़ेकार अपनाया गया, उसकी इसीलिए हम लोग को थोड़ा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, शदीद खदशात है। और अभी लास्ट नाइट ऑफ 2022 31 दिसंबर को जो फैसला लिया गया आसाम कैबिना ये 4 जिलों को ख़त्म करने की, और उसके बाद वज़ीर आला का जो स्टेटमेंट आया कि हम इस कारण से इसको कर रहे हैं और ये टेम्प्रोरी है, बाकी जुडिशियल पुलिस डिस्ट्रिक्ट ये चलती रहेगी। डिस्ट्रिक्ट का भी जो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस का जो काम है वो तरक्काती काम वो भी चलती रहेगी। ये इसीलिए जो तरीक़ेकार है इससे हम लोग को थोड़ा सा खदशात है। और बाकी अभी मैं सुन रहा था जो सज्जन बोल रहे थे, मैं पता नहीं उनके मैं थोड़ा देर से जुड़ा, उन्होंने कहा कि जी प्रमोद स्वामी जी ने बोला कि डिलिमिटेशन का जो क्राइटेरिया ये जनसंख्या नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन डिलिमिटेशन होता ही है पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते रहता है, इसीलिए डिलिमिटेशन होते रहता है। इसीलिए आप अगर ये चीज़ कह दे कि पॉपुलेशन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, तो आप लोग 2001 का सेंसस वो जो आदमशुमारी इसको क्यों ले रहे हैं? आपको लेना ही नहीं चाहिए था। और हम लोग को कहना है कि आप 2001 का आदमशुमारी और आपका अगर 2019 का जो आपका जो ये है एनआरसी का जो हम लोग को मिला है, ये अगर सारा आप
देखें तो 2001 का आदमशुमारी और 2021 में आपका कम से कम 1 करोड़ जनसंख्या का एक डिफरेंस आता है, और 26 पे ऑल इंडिया में डिलिमिटेशन हो रहा है जिसमें आपका कंस्टिट्यूएंसी इजाफा होगी। और एक चुनाव के लिए, एक असेंबली चुनाव और एक पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए डिलिमिटेशन करना, तो ये कितना वाजिब है, इससे हम लोग का खर्चा है। बाकी एज ए होल ये कानूनी कारोबार का हम लोग का कोई मुखालिफत नहीं है। जी प्रमोद जी, हम आपको मौका देंगे मैं अभी फिलहाल। एक- नहीं एक- नहीं, एक- प्रमोद जी, एक- प्रमोद एक- जी, एक प्रमोद जी, मिनट इनका से- जवाब दीजिएगा। अभी हमारा वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो आप जवाब दे सकते हैं। नहीं, मैंने तो बोल ही दिया। मुद्दा में आपका स्वागत है। असम में परिसीमन हो और असम में 4 जिलों को फिर मर्ज करके पहले वाले जिलों में शामिल कर दिया गया है। इस तरह से अब जिलों की संख्या भी कम हो गई है। इस पर सवाल उठ रहे हैं और तमाम जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और इस वक्त हम जानना चाहते हैं रविशंकर रवि की प्रतिक्रिया। कई तरह की बातें हो रही है देखिए, डिलिमिटेशन को एक लेकर। चीज़ जी। तो परिसीमन को लेकर जो भी अभी बहस चल रही है मौजूदा, और जिस ढंग से प्रक्रिया हो रही है उस पर बहस तो होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये जानकारी दूं कि सिर्फ ये परिसीमन देश के अलग अलग हिस्सों में पहले हो चुके हैं। ये एनआरसी और विभिन्न संगठनों के विरोध की वजह से असम में परिसीमन का काम नहीं हो पाया था। बिहार, यूपी वगैरह में कई कंस्टिट्यूंसी इधर से उधर हो चुके हैं, कंस्टिट्यूंसी का नाम बदला है। उस रुकी हुई प्रक्रिया को असम में इतने विलंब से फिर से उसको चालू किया गया है, क्योंकि विभिन्न संगठनों की यह मांग थी, और तरुण गोगोई जी की जब सरकार थी तो उस समय भी इसको लेकर एक माथापच्ची हो रही थी, एक सूची भी बनी थी। खैर जो भी हो, तो अब चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि असम में भी परिसीमन का काम पूरा किया जाए। तो स्वाभाविक है, देखिए मैं अपनी बात नहीं, मुख्यमंत्री ने इनडायरेक्टली सारी बात कह दी है। मुझे अगर मैं मुख्यमंत्री की बातों को अंडरलाइन करूं तो उन्होंने कहा कि जो असमिया लोग हैं उनके भविष्य अगले कुछ वर्षों तक के लिए पॉलिटिकल भविष्य जो है वो सुरक्षित हो जाएंगे। ये कहने का मतलब ही है, मुख्यमंत्री इनडायरेक्टली कह रहे हैं उस तरफ। दूसरा ये है कि इसको लेकर काफ़ी दिनों से विभिन्न संगठनों में माथापच्ची भी चल रही थी, भाजपा के अंदर भी चल रही थी कि किस तरह से हम जनसंख्या के आधार पर समष्टि का पुनर्निर्धारण करें। और कुछ जिलों में जो निश्चित रूप से जितने वोटर की ज़रूरत थी, जितनी आबादी की ज़रूरत थी, समष्टि वाइज जिस ढंग से करने की एक रणनीति है, एक योजना है, एक कार्यप्रणाली तैयार हुई है, उसमें थोड़ी असुविधा हो रही थी। देखिए सच्चाई ये है, और मुख्यमंत्री की बातों से मैंने इन चीज़ों को पकड़ा है। वो इसलिए जो 4 जिलों को फिर से उनके पेरेंट ज़िले में डाला गया है, उसका मकसद सिर्फ यही है कि उस ज़िले का जो पॉपुलेशन है, जो पैटर्न है, उसको व्यवस्थित करना और उसको फिर उसके आधार पर समष्टि को पुनर्गठित करना। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक सोच के तहत लिखी गई कार्रवाई है, और इस बात को खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और यह भी आश्वासन मिला है, क्योंकि उसमें अस्थायी निर्णय लिया गया। हाँ, कुछ जिले तो मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने उसकी घोषणा की थी, जैसे तामुलपुर जिला है, और वो जाकर वहाँ पर उसका उद्घाटन भी करके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक राजनीतिक कंपल्सन, इसको मैं कहूँगा एक पॉलिटिकल कंपल्सन है। और इसलिए यह बार बार कहा जा रहा है कि सरकार, जो संगठन सवाल उठा रहे हैं, उनको यह बात समझनी चाहिए कि जो भी किया जा रहा है, जो भी इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, वो असम के भविष्य को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। विभिन्न जो विरोध करने वाले जो गैर राजनीतिक संगठन हैं, उनको ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग इस सवाल पर आंदोलन ना करें, बहुत ज़्यादा उत्तेजित ना हो, क्योंकि यह सारी प्रक्रिया असम के सुरक्षित भविष्य के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री जी की वह बात सही है, उन्होंने एक नया मुद्दा उठाया है, जिस मुद्दे को
इस परिसीमन से कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि आबादी के आधार पर परिसीमन नहीं हो, परिसीमन का आधार आबादी नहीं हो बल्कि कुछ और हो। तो उनका सीधा इशारा है कि चूँकि जो समुदाय या जो लोग परिवार नियोजन के पक्ष में हैं और वो अपने परिवार को नियोजित किए हैं, और एक दूसरा वर्ग है जहाँ पर परिवार नियोजन का विरोध हो रहा है और उससे उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इससे बहुसंख्यक के अल्पसंख्यक हो जाने का खतरा है। और इस बात को सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कहती भी रही है। ये कोई लुका छिपा मुद्दा नहीं है। भाजपा स्पष्ट रूप से जनसंख्या और अभी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर देशव्यापी एक कानून बनाने की बात चल रही है। असम में तो एक हद तक उसको सीमित किया गया है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। इनडायरेक्टली असम में एक कोशिश की गई है जनसंख्या नियंत्रण की। जहाँ तक जनसंख्या नियंत्रण की बात है, मैं उसको किसी भी धर्म से नहीं जोड़ता हूँ। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल आबादी का जो विस्फोट है उस पर नियंत्रण होना चाहिए। नेत्र रंजन जी, रुकिए, कई सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो आपसे हमें जानना है। जिस तरह से रविशंकर रवि जी ने पूरी बातें बताई कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहले कानून भी लाया गया, 2 बच्चे या 3 बच्चों वालों को सरकारी नौकरी नहीं देना, इस तरह से नियंत्रण करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि एनआरसी कारगर साबित नहीं हुआ, असम एकॉर्ड की जो प्रावधान है वो भी कारगर साबित नहीं हुआ। मुख्यमंत्री को लगता है कि डिलिमिटेशन और ये जो कदम सरकार उठा रही है, डिलिमिटेशन से उनको लगता है कि कम से कम आने वाले 20 वर्षों तक जो असम जो है वो सुरक्षित हो जाएगा और वो काम अब हो पाएगा जो एनआरसी और असम एकॉर्ड के दौरान नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि आप तब जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसका भी आप विरोध कर रहे थे, असम एकॉर्ड के दौरान भी आपने देखा विरोध जताया, एनआरसी को लेकर भी आपने विरोध जताया, अब डिलिमिटेशन भी का भी आप विरोध जता रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं एक ही बात की ओर जा रही है, एक ही सरकार का मंशा है जो वही है? नहीं, पहली बात तो मैं ये बता दूं, हम कतई ये नहीं बोल रहे हैं कि ये जो डिलिमिटेशन प्रक्रिया है, स्वामी जी ने भी जैसे कहा था कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, हमने भी ये नहीं कहा कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन हमने ये कहा था कि जिस तरह से इसको प्लान किया गया, जिस तरह से सडनली इसको किया गया था, आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी का हो, अचानक इनका रातों रात डिसीजन होता है और आ जाता है। डिमोनेटाइजेशन पर तो आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। तो खैर वही जो इनका अनप्लान वे जो होता है वो जैसे 2007 और 8 की बात हो, हमने आपको बताया कि उस समय कांग्रेस सरकार ही थी, तो सब सर्वदलीयों के साथ डिस्कशन हुआ था और किस तरह से किया जाए डिस्कशन हुआ था। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि असम के लिए डिसीजन लिया गया है, उन्होंने कहा है, हमारे सम्मानीय कई पैनलिस्ट ने भी कहा है कि पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ असम। तो हमें ये जानना है कि इस डिलिमिटेशन से पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ असम वो कैसे करेंगे, जो कि असम एकॉर्ड खुद उन्होंने वायलेट किया। इनकी विजन डॉक्यूमेंट में था कि असम एकॉर्ड को हम लागू करेंगे। आप देखिए 25 मार्च 1971 की जगह अभी इन्होंने कट ऑफ डेट मान लिया 31 दिसंबर 2014 काम है। तो किस तरह से इन्होंने मान लिया? इन्होंने खुद कहा है कि एनआरसी में आया कि 19 लाख ये घुसपैठी हैं, दिमाग है। तो नहीं, आप डिलिमिटेशन की बोल रहा हूँ, आप डिलिमिटेशन करिए, लेकिन डिलिमिटेशन के बावजूद जो आपके यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनका क्या? आप वही कह रहे हैं ना कि एनआरसी का अभी तक साफ नहीं है मामला। हाँ, बात तो वही हुआ था ना, 2007 दूसरे मामले लंबित हैं और डिलिमिटेशन पे एग्जैक्टली हम यही कह रहे कि 2007 में तो यही हुआ था कि जब तक साफ नहीं होगा तब तक आप डिलिमिटेशन कर लेंगे तो वोटर्स तो है ही वो लोग। नेत्र रंजन जी, ये हम ये नहीं कह रहे कि वो कांग्रेस को वोट करे या बीजेपी को करे, किसको करे, वो हम नहीं बोल रहे। नेत्र रंजन जी, रविशंकर रवि ने कहा कि डिलिमिटेशन का काम होता रहा है, पहले पूर्व में होता रहा है और ये अलग देश में हुआ है, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में होता रहा है। और जो 4 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ये असम की जब हम बात करते हैं तो 4 पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और असम, जिसमें असम को अनुमति मिली है डिलिमिटेशन करने की और बाकी 3 राज्यों को नहीं मिली है। और इसीलिए शायद चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की है सिर्फ असम के लिए। तो ये रुका हुआ मामला है। नहीं, ये डेफिनेटली जैसे रुका हुआ मामला है। 2026 की तो पहले से ही स्थगन है। ये हमने नहीं कहा कि होना नहीं चाहिए, हम भी चाहते हो, तरीके पर सवाल उठा रहे हैं ना। हम ये चाहते हैं कि एनआरसी फाइनल करिए, जितने भी यहाँ आपका इलीगल माइग्रेंट्स है वो साफ सुथरा हो,
उसके बाद आप जो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से करना है डेफिनेटली करिए, इसको तो होना ही चाहिए, इसमें कोई अपोजिशन नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि असम के लिए कर रहा हूँ, हमें ये सवाल है कि आप अभी असम 2 के साल लिए होगा, कर रहे हैं नहीं आप, नहीं, बिप्लब जस्टिस बिप्लब शर्मा जी का जो प्रतिवेदन था असम अकॉर्ड के लेके, वो जो उन्होंने होम मिनिस्टर को देने गया था, वो तो धूल छात्र है, उसके साथ क्या हुआ जानकार को बहुत पता है। आपका ये मानना है कि असम के लिए किया जा रहा है, लेकिन असम ये असम के लिए नहीं किया गया है, ये इनका अदर हिडन एजेंडा है। हम यही कह रहे हैं, हम उस समय इन्होंने भी डिमांड किया था, आज भी हम कह रहे हैं कि क्या आप हिडन NRC एजेंडा को है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। अब हम रुख करेंगे चंपक कलिता का। चंपक कलिता साहब, आपकी पार्टी ने इसका जिस तरह से विरोध किया है, किसी दूसरे विपक्षी पार्टी ने विरोध नहीं किया है। आपको क्यों लगता है कि डिलिमिटेशन जो अच्छा कदम नहीं है सरकार का या चुनाव आयोग का डिलिमिटेशन, और आप समय पर भी सवाल उठा रहे हैं, तरीके पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्या आपको डर है कि जहां आपकी पकड़ है, जहां आपका जनाधार है, वो कम हो जाएगा डिलिमिटेशन से? इससे आप डरे हुए हैं, इसीलिए इसका ज़्यादा विरोध कर रहे हैं? नहीं, अभी देखिए, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने ये बोला कि मैं असम का कौमी मुफादात को मद्देनजर ये चारों जिला का मैं खत्म किया। तो इसका मतलब, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका मतलब आज तक ये 4 जिला असम के मुफादात का दरमियान एक कोई रुकावट था, पहली बात। और दूसरी बात, AIUDF ने कभी डिलिमिटेशन का विरोध नहीं किया। AIUDF ने डिलिमिटेशन का तरीकेकार के ऊपर में सवाल उठाया है, क्योंकि अभी आप स्वामी जी है आपके पास, या अभी आपका कोई जराए होंगे, तो एक चीज आप क्लियर करें कि 26 में जो ऑल इंडिया में डिलिमिटेशन होगा, जहां कंस्टिट्यूएंसीज इजाफा होगा, वो आसाम में होगा या नहीं, या हम लोग अभी हो गया इसीलिए वो हम लोग एग्जम्प्टेड हो जाएंगे? अगर वो 26 वाला एग्जम्प्टेड हो जाएंगे तो हम लोग का लॉस है, क्योंकि राज्यसभा में हम लोग का कंस्टिट्यूएंसी कम, हम लोग को नहीं मिलेगा अधिक, हम लोग का लोकसभा में अधिक नहीं मिलेगा, हम लोग का असम विधानसभा में अधिक कंस्टिट्यूएंसी नहीं मिलेगी। इस पर बहस होगी चंपक कलिता जी, के साथ होगा इस पर तो संसद अभी में बहस 24 होनी में है। एक चुनाव के लिए और इस इतना बड़ा नोटिस में भी कहा एक्सरसाइज गया करने की है, क्या इस जरूरत नोटिस में है? भी कहा गया है कि ये फिर पब्लिक के पास जाएगा। इस डिलिमिटेशन प्रक्रिया में जो भी कदम उठाए जाएंगे, जो भी रिकमेंडेशन सामने आते हैं, उसको पब्लिक के सामने रखा जाएगा। इस पर बहस होगी, राष्ट्रीय बहस होगी, और उसके बाद ठीक है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, क्योंकि आपने तो 4 जिला एक ही रात में खत्म कर दिया। अभी तो ऐसा लग रहा है ना खाता ना बही, असम का वजीर आला जो कहे वही सही। चंपक जी, 4 जिलों को मर्ज करने से आप हमें बताइए कि किस तरह की दिक्कत आई है। आप असंतुष्ट हैं 4 जिलों को मर्ज करने से? इस तरह के ऑर्डर आते हैं, ऑर्डिनेंस भी बनते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी आते हैं, तो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जैसा है, सरकार को फैसले लेने होते हैं। लेकिन आप हमें ये बताइए कि उन 4 जिलों को मर्ज करने से किसको दिक्कत हो रही है? क्या नागरिकों को दिक्कत हुई? क्या नागरिकों का अधिकारों का हनन हुआ? क्या प्रशासनिक दिक्कत हुई? आपको सबसे पहले क्या दिक्कत महसूस हो रहा है? नहीं, हमारा यही तो कहना है, अगर कुछ दिक्कत ही नहीं था तो ये 4 जिला बनाया क्यों? असम का मुख्यमंत्री लास्ट 30 साल से असम का गवर्नमेंट में है, बीजेपी में 10 साल से है, इससे आगे 15 साल कांग्रेस में था, तो ये लास्ट 25 साल में बना हुआ जिला है। तो ये जिला में अगर दिक्कत ही नहीं था तो ये जिला बने क्यों? इसका मतलब लास्ट 25 साल में हिमंत बिस्वा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये सारे लोग असम के आवाम को अंधेरे में रखा। जी तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप आज जिला बना देंगे, कल जिला खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब देखिए, सबसे बड़ी चीज है 2001 का आदमशुमारी और 2024 का परिसीमन, इसमें 1 करोड़ लोगों का डिफरेंस है। इनका अधिकार कहां जाएगा? AIUDF का किसी चीज का डर नहीं है। और जहां तक कौमी मफादात की बात है,
ये बीजेपी का मफादात की काम कर रहा है, आसाम का कौमी मफादात का काम नहीं चल रहा है ये। जी, आसाम के हित में नहीं है, आप बोल रहे हैं कि पार्टी के हित में काम है। आप प्रमोद स्वामी इसका उत्तर देंगे। लेकिन आप ये बार बार कह रहे हैं कि 1 करोड़ की जनसंख्या बढ़ गई होगी या उससे अधिक की जनसंख्या बढ़ गई होगी, उनके लिए क्या किया जाए? हमें ये लगता है कि उन जो बढ़े हुए जनसंख्या है इसी के लिए डिलिमिटेशन भी जरूरी है। अब जवाब प्रमोद स्वामी आपको देंगे। प्रमोद स्वामी जी, आप इस पर और भी सवाल उठ रहे हैं कि 2011 की जनगणना है आपके सामने, लेकिन 2001 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन क्यों हो रहा है? देखिए, चंपक जी ने कुछ सवाल उठाए। एक सवाल तो उन्होंने उठाया कि जो डिलिमिटेशन जो है वो पॉपुलेशन के आधार पर ही होता है। मैं सहमत हूँ, बिल्कुल पॉपुलेशन के आधार पर होता है, और ये डिलिमिटेशन भी जो है वो पॉपुलेशन के आधार पर ही होगा। और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो हमारा जो संविधान है, जो हमारा जो लॉ है, उसके अनुसार ये डिलिमिटेशन होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ने सिर्फ यही कहा है कि उन्होंने एक डिबेट के लिए कहा है, ये प्रेजेंट जो डिलिमिटेशन है वो तो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। उन्होंने सिर्फ इसमें एक बात जोड़ी है कि जो पॉपुलेशन के आधार पे जो डिलिमिटेशन होता है उसका एकमात्र जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। और उसके बारे में उन्होंने कहा कि कुछ लोग जनसंख्या नियंत्रण करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, तो जो जनसंख्या नियंत्रण करते हैं उनको क्यों सजा दी जाए। तो उन्होंने एक डिबेट का मुद्दा लोगों के बीच में छोड़ा है, जिसके ऊपर में विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न बुद्धिजीवी और विभिन्न सामाजिक संगठन अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र है। और यही हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि वैचारिक मतभिन्नता होते हुए भी हम लोग जो राष्ट्र के हित में जो निर्णय होता है, असम के हित में जो निर्णय होता है, भारत के हित में जो निर्णय होता है, वो हम राजनीतिक हितों से ऊपर उठ करके वो हम निर्णय लेते हैं। इसीलिए हमारी पार्टी का ये स्लोगन भी है कि इंडिया फर्स्ट, पार्टी सेकंड, इंडिविजुअल थर्ड। एक नंबर बात। दूसरी बात, फिर हमारे साथी ने एक बात और उठाई कि एनआरसी का काम कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर ये कार्य चालू क्यों कर दिया गया। तो ये इस तरह का ये बात आपकी कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन एनआरसी जो है वो आसाम एकॉर्ड जो है, मैं हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि महोदय को बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जो आज का विषय उसको आपने थोड़ा डाइल्यूट किया, तो इसलिए मैं भी कहने के लिए विवश हुआ हूँ। 1985 में आसाम एकॉर्ड हुआ और उसके 3D थे, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। लेकिन 2016 तक आसाम में आपकी सरकार थी और केंद्र में 2014 तक आपकी सरकार थी, लेकिन आसाम एकॉर्ड के 3D, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट में डिटेक्ट जो है उसकी भी प्रक्रिया आपने पूरी नहीं की। और आसाम में जब हमारी सरकार बनी तो हमने एनआरसी प्रोसेस का जो काम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ये कार्य चालू हुआ, जिसमें केंद्र सरकार ने 1800 करोड़ रुपए दिए, असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को लगाया, लेकिन संपूर्ण जो काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कोऑर्डिनेटर की देखरेख में कार्य संपन्न हुआ। और जब ये कार्य संपन्न होकर के जब हमें एक एनआरसी मिल गया तो विभिन्न संगठनों ने उस एनआरसी की वैधता के ऊपर सवाल उठाया कि क्योंकि उसमें कुछ खामियां थी। तो हमने भी और विभिन्न अन्य संगठनों ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां 20% रीवेरिफिकेशन हो और अन्य जो इलाके हैं वहां 10% रीवेरिफिकेशन हो। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय लेता है, ये सुप्रीम कोर्ट क्या अधिकार में है कि वो इसको कंटिन्यू करते हैं या इसमें रीवेरिफिकेशन करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा अदालत में है, इसलिए सब जुडिस है, इसलिए इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि चलो पहले अगर किसी ने कहा कि एनआरसी या विदेशी समस्या जब तक नहीं हो तब तक डिलिमिटेशन नहीं हो, तो 1976 से हम लोग इस प्रक्रिया को हम लोग भोगते आ रहे हैं, तो फिर कितने साल तक आप और इंतजार करेंगे। तो डिलिमिटेशन जो है ये आसाम की जनता, मैं कंप्लीट कर लूं, जवाब दीजिएगा। डिलिमिटेशन जो है हमारा ये मानना है कि ये डिलिमिटेशन आसाम की जनता के स्वार्थ में हो रहा है और 4 जिले जो हमने मर्ज किए हैं वो आसाम के हितों को मद्देनजर रखते हुए हमने किए हैं। हाँ, इसके ऊपर एक डिबेट होगी, हमारे विरोधी हमारी समालोचना करेंगे जिसके लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन उन्हीं विरोधियों को मैं ये बताना चाहूंगा, कांग्रेस के हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं, कि हमने तो सिर्फ एक डिबेट का मुद्दा छोड़ा है, लेकिन आपके दामन पर झांक कर आप देखिए, आपने साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक को बदल दिया। मैं मुझको कंप्लीट करने दीजिए। आपने साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदला और आप ही के प्रधानमंत्री ने कहा था, एक मिनट में मैं अपनी बात खत्म करता हूं, आप ही के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो आप जरा इस बात को भी चिंतन करिए। अच्छा,
मुझे लगता है कि बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद मैंने स्वामी जी की दुखती नस पे हाथ डाल दी और इनकी पार्टी को इसलिए इनकी गुस्से में आ गए। मैं बहुत ही नहीं इसलिए आप नाराज भी हो या जो भी हैं, मैं तो मुझे लग रहा है कि आपका दुखती नस में हाथ डाल गया। अच्छा, आपने दी ट्रिपल डी ये सब का आपने कहा चेंज होगा 60 साल में जो नहीं होगा हम करके दिखाएंगे। मैं आपको इस शो में एक सीधा सवाल पूछता हूं, आपने आज तक, आपकी सरकार ने आज तक कितने घुसपैठियों को भारत से डिपोर्ट किया? आप ठीक है, मुझे ठीक कृपया है, वो ये सवाल संख्या हमने दीजिए। रख लिया, इस पर जवाब ये देंगे। आप इसी शो जी। में जवाब दीजिए, आप जी। पूछ लीजिए, किसी को भी पूछना है। ठीक है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं खुद इसके ऊपर मैं आरटीआई मार चुका हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को, आज तक तो मुझे जवाब नहीं मिला है। आई हैव ठीक है। गॉट ऑल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। मैं इसलिए बीजेपी की माननीय ये सवाल रहा प्रमोद स्वामी के लिए, ठीक है। नहीं, अभी नहीं, बताइए प्रमोद स्वामी जी, इस सवाल का जवाब आप दोबारा से दीजिएगा। नेत्र रंजन जी, आपका सवाल हो गया, हमने वो सवाल रख लिया, प्रमोद स्वामी जी उसका जवाब देंगे। दूसरी सवाल है, लेकिन- दूसरी सवाल नहीं, मेरा है, नहीं, आप नहीं। असम के लिए जो इतना आपका हृदय रो रहा है, आप बताइए बिप्लब शर्मा जी की कमीशन में जो देने गए थे लोग, आज तो डिलिमिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आप वो सब जुड़ा है, असम अकॉर्ड आज हमारा मुद्दा नहीं है। बोल रहे कि हम असम के लिए कर रहे हैं, इसलिए ये सब जुड़ा है। ये असम अकॉर्ड ने नहीं कर पाया, एनआरसी ने जो नहीं कर पाया वो डिलिमिटेशन करेगा। दिस इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तो ये हम पूछ रहे हैं कि ठीक है, वो आपस में असम लड़िए अकॉर्ड नहीं, का वो जो विप्लव और भी शर्मा समय जी है, कहा था, आप वो अपना क्या हुआ? उत्तर दे आप सकते उसका हैं। जवाब रविशंकर दीजिए। रवि जी आपके पास आते हैं। डिलिमिटेशन को लेकर कहा जा रहा है कि 2026 का एक सीमा तय किया गया है, बहुत पहले, सालों पहले ये 2026 तक के लिए स्थगित किया गया था। चंपक कलिता ये कह रहे हैं कि 2026 तक के लिए तय किया गया है, तो 2023 में ही क्यों परिसीमन होने जा रहा है, और थोड़ा सा और इंतजार कर लिया जाता। उनका ये भी सवाल है कि अगर 2023 में परिसीमन हो रहा है, उसके अनुसार अगर सीटों में बदलाव हो रहा है, असेंबली और लोकसभा की सीटों में बदलाव हो रहा है, तो क्या ये बदलाव और भी बदलेगा 2026 में चलकर, या फिर वही रहेगा? देखिए, अभी जो परिसीमन हो रहा है वो 2001 की जनगणना के आधार पर हो रहा है, और 2001 की जनगणना के आधार पर इसलिए हो रहा है कि देश के बाकी राज्यों में जो परिसीमन हुआ है उसका आधार 2001 है। चंपक जी थोड़ा सुन लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये फैक्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्रोसेस और मंशा ये अलग चीज़ है। जो फैक्ट है, तो बाकी राज्यों में पहले हो चुके थे, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर, और चूंकि यहाँ के विभिन्न संगठनों और दलों का विरोध था, इसीलिए असम में परिसीमन का काम को रोक दिया गया था। उसी तरह से जैसे यहाँ पर आधार का काम रोक दिया गया, जो बाद में फिर से उसको लागू किया गया, चालू किया गया, उसी तरह असम में परिसीमन के काम का भी विरोध किया गया था। इसीलिए चूंकि अन्य राज्यों में जो परिसीमन हुए हैं वो 2001 के आधार पर हुए हैं, इसीलिए असम में भी जो परिसीमन होगा, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है, वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। स्वाभाविक रूप से जब 2026 में फिर से अगर परिसीमन होगा, और एक चीज़ और, इस परिसीमन में ना तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है, ना तो लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ रही है। 2026 के परिसीमन में यह प्रस्ताव है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी। जो AIUDF की एक चिंता जरूर है इसमें, वो यह है कि उन्हें यह लग रहा है कि जो मुस्लिम बहुल जो विधानसभा है, मैं सीधा दो टूक लहजे में बात कर रहा हूँ, जो मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए इस परिसीमन की वजह से कि जो एरिया कुछ इधर उधर हो जाए और जिनसे उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से लगता है कि वह हो सकता है। इसलिए AIUDF की चिंता ये है कि जिन सीटों को वो अपना श्योर मानते हैं, उसमें जब एरिया बदलेगा तो पैटर्न ऑफ वोटर्स भी बदलेंगे, तो उससे कुछ राजनीतिक हानि हो सकती है। इसके पीछे का जो पूरा है, निश्चित रूप से भाजपा का अपना एक राजनीतिक एजेंडा रहा है और सार्वजनिक राजनीतिक एजेंडा रहा है, कोई लुका छिपी नहीं है। कांग्रेस बार बार असम अकॉर्ड की बात कर रही है। अगर जिस समय असम अकॉर्ड हुआ था उसको इन स्पिरिट, जिस तरह से बोडोलैंड के साथ जो अकॉर्ड हुआ, इन स्पिरिट अगर उसको इम्प्लीमेंट किया गया होता तो आज इतनी सारी समस्या नहीं होती, ना तो NRC की बात उठती और ना इस तरह की चीज़ें। एक्चुअली
असम समझौते की दफाओं को आज तक भी असम समझौता पूरी तरह से लागू नहीं हुआ और अब तो पूरी तरह से राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां बदल गई हैं। तो इसलिए अब भाजपा भी कई बार असम एकॉर्ड पर सवाल उठा देती है कि उसे अब इन टोटो लागू करना संभव नहीं है क्योंकि सामाजिक संदर्भ बदल गए हैं। एनआरसी की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया चली, उससे यह उम्मीद बंधी थी कि जो जिनको इलीगल माइग्रेंट कहा जाता है, जो इलीगल वोटर हैं, उनकी पहचान होगी और उनके वोटिंग राइट्स को काटा जा सकेगा। वह भी बीच में फंस गई, विभिन्न तरह के दांव पेच में वह प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार को लगता है कि असम के भविष्य के लिए खास करके भाजपा की जो सोच है कि इस परिसीमन, जो रुकी हुई परिसीमन की प्रक्रिया थी, उसको चालू किया जाए और निश्चित रूप से विधानसभा के क्षेत्रों में, क्षेत्र एरिया में बदलाव होगा। इस परिसीमन में कई विधानसभा क्षेत्र के एरिया बदलेंगे और 4 जिलों को जो फिर से विलय किया गया है, उसके पीछे की जो राजनीतिक सोच है वो यही है। जी, अब स्थिति थोड़ी क्लियर हुई होगी। चंपक जी, हमें लगता है कि थोड़ा सा आपको स्पष्ट हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में जो सवाल है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। अब बात कर रहे हैं असम में परिसीमन का रास्ता साफ हो गया। असम में परिसीमन होने जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियां परिसीमन के तरीकों पर सवाल उठा रही है। साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि पिछले सालों में परिसीमन को लेकर किस तरह से स्थितियां बदली हैं, परिसीमन को लेकर कोर्ट ने क्या कहा है और विधानसभा और संसद में क्या कहा गया है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। ब्रेक में जाने से पहले रविशंकर रवि जी से हमने ये सवाल पूछा था कि चंपक कलिता ये कह रहे हैं कि 2023 में परिसीमन हो रहा है, तो 2026 का क्या होगा। अब आपको कोई सवाल है चंपक जी, तो आप कर सकते हैं। क्या आपको डर लग रहा है, जैसा रविशंकर ने कहा कि अल्पसंख्यक सीटों से छेड़छाड़ हो सकता है? देखिए, रविशंकर जी ने अपना दिल और दानिश को बैलेंस करने के लिए उनको बहुत कष्ट हुई है। मुझे अच्छा। एहसास है उनका कष्ट का। इसका उनका अगर तजिए का अगर लब्बो लबाब आप देखें तो उन्होंने बार बार एक चीज में तवज्जो दिया है, वो है मनसा। ये हर बार उनका जो तवज्जो था, उनका जो अंडरलाइनिंग था, वो बार बार था पॉलिटिकल। इसका मतलब ये परिसीमन कानूनी मजबूरी नहीं थी, ये राजनीतिक है। ये कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं फैसला किया कि आपको करना ही है। यही हम लोग का कहना यही है कि 26 में इजाफा होगा। अगर 24 में हो गया, 23 में हो गया, इसीलिए 26 हम लोग से एग्जम्प्टेड हो गया, तो हम लोग इसके लिए विक्टिमाइज हो जाएंगे। अगर 26 में होना ही है तो एक चुनाव के लिए इतना बड़ा एक्सरसाइज क्यों करना है, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए उनका भी मजबूरी है, उनको तालमेल रखना है, इसीलिए वो बीच से निकल गए हैं। नहीं, चंपक जी, एक बार हाँ, आप समझ नहीं रहे। उन्होंने क्लियर किया कि ये रुका हुआ मामला था, असम वाला मामला। नहीं, उन्होंने क्लियर नहीं किया। नहीं, उनकी देखिए, वो एक तजियाकार है, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, वो नहीं कर सकते। जैसे मैं कर सकता हूं, वो नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, जैसे आप देखिए, उन्होंने एक लफ्ज बोला है। उन्होंने बोला है कि एआईयूडीएफ की मजबूरी है मुसलमान कंस्टिट्यूएंसी। ये लफ्ज उन्होंने क्यों बोला है? अगर ये शब्द नहीं बोलते तो मैं उनका तजिया में कुछ तवज्जो देता, लेकिन तब तो और डिप्लोमेटिक हो जाते ना। उन्होंने खोलकर बोला है, उन्होंने बताया भी कि वो खुलकर बोलना चाहते हैं। नहीं, यही तो बात है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 24 पे भी, 23 पे भी होगा, 26 पे भी होगा। तो आप यूडीएफ छोड़ दीजिए, इतना बड़ा एक्सरसाइज खाली 56 साल नहीं हुआ है और 2 साल के लिए आप इतना बड़ा एक्सरसाइज कर रहे हो। मुझे तो ये जवाब चाहिए। जी, अब थोड़ा आपको मैं और भी जानकारी दे रहा हूं चंपक जी। जो डिलिमिटेशन कमीशन था पहले जो गठित हुआ था,
और उसके रिकमेंडेशन में लोकसभा का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया था। 522 जो सदस्य थे, 543 का रिकमेंडेशन था, और विधानसभा की जो सीटें थी 3771, उससे बढ़कर 3997, लगभग 4000 के करीब सीटें पहुंच गई थी विधानसभा की। अब अगर असम डिलिमिटेशन प्रक्रिया होती है तो सीटें बढ़ेंगी, और सीटें बढ़ेंगी तो आपका ही फायदा होगा। आपको कहाँ लग रहा है कि आपका नुकसान होने जा रहा है? भैया देखिए जी, आप मेरा फायदा, यूडीएफ का, बीजेपी का, कांग्रेस का फायदा छोड़ दीजिए ना जी, आप तरीके पर आप एक घर बनाओगे 2 साल बाद, आप पहले और एक घर बना रहे हो कि इसको तोड़ के बनाएंगे? जी, तो आप ये कह रहे हैं कि 2023 में क्यों करने की जरूरत है, 2026 में एक बार ही कर लिया जाए, दोबारा एक्सरसाइज की क्या जरूरत अगर है? ये कह कि 2026 में नहीं होगा तो ठीक है, नहीं हो सकता है तब भी 2026 में गलत है, क्योंकि हम लोग का मेहनत हाथ बढ़ा और जाएगा। इतनी लंबी प्रक्रिया ना हो, अगर 2023 में ही हो जाए तो। फिलहाल हम समझ रहे हैं कि आप सरकार की नहीं, मंशा पर 2023 में आप कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बढ़ रही ना, अच्छा, तो फिर 2026 तो में बढ़ इसमें तो हम जाएगी। लोग का हक मारा जाएगा। जी जी, चलिए हम समझ रहे हैं। 2026 में बढ़ जाएगी। अगर 2026 में बढ़ाना ही बढ़ेगी तो एक चुनाव, एक विधानसभा, एक लोकसभा 24 का, एक विधानसभा 26 का, एक चुनाव के लिए इतना बड़ा प्रक्रिया करना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है जी। नेत्र रंजन चौधरी जी, क्या आप सहमत हैं? अभी विपक्ष में हैं, एआईडीएफ विपक्ष में हैं, उनकी बातों से आप कितना सहमत है? वो कह रहे हैं एक लोकसभा, एक विधानसभा के लिए इतनी मशक्कत, इतनी एक्सरसाइज, लेकिन जो प्रावधान है उसके हिसाब से जो नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं उनमें डिलिमिटेशन की प्रक्रिया रुकी हुई थी, उसमें से उस प्रतिबंध को असम से हटा लिया गया और वो प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब सिर्फ असम में वो प्रक्रिया हो रही है। नहीं, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हम इसका विरोधिता भी नहीं कर रहे हैं। हमने जिस तरह से किया गया था, जिस टाइम में किया गया है, उन सारे सवालों पे कुछ एक इसमें सवाल स्वाभाविक से आते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, किसी भी व्यक्ति का इसमें आएगा कि आपके पास किसी भी क्षेत्र में लीजिए, आपके पास नई डाटा है तो उसके बावजूद आप पुराने डाटा क्यों ले रहे हो? आपके पास 2011 की डाटा है लेकिन आप 2001 की ले रहे हो। किसी भी क्षेत्र में लीजिए, आप तो न्यू डाटाबेस लेना चाहोगे ना, वो क्यों ले रहे हो? क्या तो लॉजिक हो सकता है कि 2026 में जो डिलिमिटेशन वो है। दूसरी चीज जैसे हमने भी इसलिए कहा है कि ये जो सारी प्रक्रिया के ऊपर नजर रखने के लिए कि जो इलेक्शन कमीशन की मॉडलिटीज के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर नजर रखने के लिए एक हाई कमेटी असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फॉर्म भी किया है। इसके ऊपर हम नजर रखेंगे कि अगर प्रोसेस हिसाब से होता है तो हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसमें उनका इंटेंशन है, हम इंटेंशन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि ये स्वस्थ हो, साफ हो। आप जैसे हमने एनआरसी के ऊपर आप 1600 करोड़ रुपए इसमें खर्चा हुआ था, करीब 80 लोगों ने खुदकुशी की थी। अब कितने लोगों को इसमें भुगतना पड़ा था, देखिए उसका कोई नतीजा तो हो। और जैसे इन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन की सुपरविजन में होता, लेकिन जो स्टेट कोऑर्डिनेटर थे वो तो स्टेट गवर्नमेंट की उसमें कंट्रोल में ही थे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पे हुआ और तो सुप्रीम फिर वो कोर्ट ने बोला कि डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर इज डायरेक्ट आंसरेबल तो टू फिर मी। क्या होगा? वही है। तो फिर प्रमोद जी, उसका इनका क्या सवाल होगा? है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया अब होगी तो एक खर्च और होंगे एक कहीं हल्का सा बात जी। बोल दूं, जो ये पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट की बात होने, देखिए स्वाभाविक रूप है लोगों को ये आगे जाना है, प्रमोशन होना चाहिए, डिमोशन नहीं होता है। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बोलूँ, शायद जानकारों को याद होगा 2019 की बात है, जब का आंदोलन टॉप सिचुएशन में थे, उस समय से उसको शायद डाइल्यूट करने के लिए बजाली को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। लोग खुद हो गए थे, आपको शायद याद होगा। अभी वो उनको लगा कि का मूवमेंट खत्म हो गया है, अभी कहा भी इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसको दोबारा उनको मार्च कर दिया गया। लेकिन नेत्ररंजन जी, हमारा निजी सवाल आपसे है। आप बोल रहे हैं कि लोगों प्रमोशन होना चाहिए, डिमोशन क्यों होना चाहिए? अच्छा, मैं ये सवाल करता हूं कि अगर चीजें आपको ये तो कहा जा रहा है ना कि गवर्नेंस जो है वो मैक्सिमम गवर्नेंस हो और लोग कम हो, मंत्री कम हो, इस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। लेस गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसकी बात हो रही है। तो मतलब अगर इसी पहल को डिस्ट्रिक्ट में लागू किया जाए, अगर डिस्ट्रिक्ट को मर्ज करके 4 डिस्ट्रिक्ट अधिक ना बनाया जाए तो खर्च भी कम होंगे और सीमित दायरे में ही मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल सहमत हूँ इस बात हो से, सकता है लेकिन कि आप सरकार ये की मंशा देखिए, यही रही होगी। आप देखिए इसको बोलते हैं, ये शब्द मतलब तुगलकी काम, इसी को बोलते हैं तुगलकी काम। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। आप जो खर्चे की बात कर रहे हो, वो 4 डिस्ट्रिक्ट बनाने में क्या खर्चा नहीं हुआ था? किसका खर्चा होता? टैक्स पेयर का ही तो खर्चा हुआ था। अभी दोबारा मार्च कर दो, इसको एक ही शब्द में बोल रहा हूँ, ये तुगलकी काम है। ये इनकी पता नहीं जो भी उनका पॉलिटिकल
इक्वेशन बनाने के लिए इन्होंने ये सब किया है। ठीक है, ठीक ये है। बिल्कुल चंपक जी, दोगले आप काम कुछ है। कहना चाहते हैं? फिलहाल हम जाते हैं प्रमोद स्वामी जी के पास। प्रमोद स्वामी जी, आपके पास इतने सवाल हो रहे हैं कि आप जवाब देना चाहेंगे? आपसे एक सवाल उन्होंने अधूरा छोड़ा था, वो मैं पूरा कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए समय आपको नहीं दूंगा। बिल्कुल एक लाइन में जवाब दीजिएगा। क्या आपने एक भी विदेशी जो हैं, बाहरी हैं, उनको बाहर किया है? ये सवाल इनका था। अगर आप कार्यक्रम में देना चाहते हैं तो आप दे सकते बिल्कुल दूंगा, मैं इनका भी जवाब दूंगा और कलिता साहब का भी जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि एक सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा को सीट बढ़ाने के लिए आप ये निर्णय ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, लोकसभा राज्यसभा की सीटों के लिए हम निर्णय नहीं ले रहे, हम असम के सुरक्षित भविष्य को मद्देनजर रखते हुए निर्णय ले रहे हैं। नंबर, अरे आप बोलिएगा, आपके बीच में नहीं बोला, आपका ही तो आदत गंदा है, आप सुन लीजिए ना। आप इतना बोले, मैं तो एक शब्द नहीं बोला, आप सुन लीजिए। दूसरा सवाल इन्होंने किया, नहीं मैं बोला ही नहीं है। अरे आप तो ठीक है, मैं लोकसभा राज्यसभा बोला ही नहीं। प्लीज डोंट इंटरप्ट। अच्छा डिबेट हो रहा है, मेरे को चंपा बात जी, आप करने। सवाल तैयार अरे रखिए। इनका जवाब देने दी ना जी, साहब, जी, आप मेरे को ही क्यों टोकते हैं? तो उत्तर तो देने जी, दीजिए। जी, बोलिए। फिर चित्र इन्होंने, कांग्रेस के प्रतिनिधि ने एक सवाल बड़े जोशीले स्वर में किया कि मैं आरटीआई का जानकार हूं और मेरे को बताइए आपने कितने लोगों जानकार को नहीं हो, जानकार एक मैं आपको नहीं, आपने सुनिए, अरे मैं बोलेगा, आरटीआई अरे आप लोग खुद मैंने डाला था। सुनिए, आप ठीक है, बोलेगा, उन्होंने अरे आप सवाल कट्टर में किया बोले। था। आपने एक सवाल किया कि आपने कितने लोगों को डिपोर्ट किया, यही सवाल था ना आपका। तो मैं ये बता रहा हूं कि असेंबली में जो तथ्य हमने रखे, उस तथ्यों को मैं कोट कर रहा हूं कि मोर देन 30,000 इलीगल foreigners have so far been deported from the northeast state based on the Assam Accord। ये जानकारी जो दी गई है वो आपको सोमवार 20 सितंबर 2022 को असेंबली में ये जानकारी दी गई है। और ये जो डाटा है 30,000 इलीगल फॉरेनर्स को जो डिपोर्ट किया गया है, ये 31 अगस्त 2022 तक का ये डाटा है। कब से कब तो तक डिपोर्ट? ये टोटल डाटा जो है 30,000 इलीगल फॉरेनर्स को जो डिपोर्ट किया गया है, वो 31 अगस्त 2022 तक का डाटा ठीक है, है। कब और से? ये ठीक जानकारी है, कब से? अब मैं हम इस पर बहस ये कर रहे हैं, जानकारी लेकिन- असेंबली ठीक में है। सोमवार 20 सितंबर 2022 ठीक है, को दी समझ गई गए। स्वामी है। जी, ये आप स्वामी जी, असेंबली से रिकॉर्ड निकाल करके इसकी आप वेरीफाई कर लीजिए। अब आगे हम इस पर लेकिन सिर्फ भाजपा के शासनकाल में नहीं हुआ। हाँ, वही मैं पूछ रहा वही था। ठीक है, नहीं वो टोटल उन्होंने जानकारी दी चलिए, है। ठीक नहीं है। बाकी तो इन्होंने डिटेक्ट पूछा, होगा आपने नहीं, जवाब ऐसे दिया। कैसे आप नहीं, किसी को डिपोर्ट कर बताइए, देंगे? वो फिगर आपने नहीं है। डिटेक्ट की प्रक्रिया ही पूरी नहीं की है। बहस तो उस वो पर था फिगर ही हुई नहीं, है। लेकिन फिर भी इन्होंने सवाल किया, आपने जवाब दिया। हाँ। चलिए हम समझते हैं कि इसको आगे आने वाले कार्यक्रम में हम इस पर डिबेट कर सकते हैं। अब हमारे पास समय नहीं है, लेकिन एक एक प्रतिक्रिया रविशंकर रवि जी से और चंपा कलिता से ले लेते हैं। चंपा कलिता, आपके पास अगर कोई सवाल है तो संक्षिप्त में सवाल कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो मेरा कहना है उसको गलत श्यामा स्वामी जी कोट कर रहा है। मैं राज्यसभा लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक चुनाव, आप अपना डिबेट निकाल के देख, विधानसभा रिवाइज करके चुनाव, देख एक लीजिएगा, लोकसभा आपने क्या चुनाव बोला। के लिए इतना बड़ा काम क्यों करना चाहिए? जी, और दूसरी समझ बात गया। है, आप जहां उसी तक पर अड़े हुए जमहूरियत हैं। की बात कह चंपा रहे हैं जी, स्वामी जी, चंपा जी, ये आप तो उसी पर अड़े जमहूरियत का हुए हैं। खूबसूरत है कि हुकूमत लोग के तो नुमाइंदे निर्णय आके ले रहे हैं, भेजकर आसान भेजकर बेकार का के बात ले यहाँ रहे कर हैं। सकते हैं। ठीक है प्रमोद जी हो गया, हमारे पास समय की कमी है। आप आखिरी बेसिर कमेंट रविशंकर बेकार रवि की जी से। बात कर रविशंकर रहे हैं रवि जी, स्वामी जी। क्या आपको लगता आसान है है, इस बात पर- पे नहीं, निर्णय ले रहे हैं। आप सुनिए, हम नहीं, तो बांग्लादेश और आप पाकिस्तान आपने नहीं मौका मनने मिला, देंगे। आपने बहुत कुछ बोला। बांग्लादेश और पाकिस्तान प्रमोद जी, आसाम को हम नहीं मनने देंगे। चंपक जी, प्रमोद जी, आपने बहुत दूसरी बोला। बात देखिए, 1 घंटे का सबसे समय बड़ी था। बात ये है कि अरे प्रमोद अभी जी, जो आपका पूरा स्टेटमेंट बेसिर बेपेर नहीं, का नहीं, है। नहीं, ठीक रवि- है, रवि- वो मेरा रवि जी, आप बोलिए। स्टेटमेंट ही आपको चुभ रहा है ना। नहीं। तो इसीलिए मैंने दिया है उस सबसे देखिए, सबसे बड़ी पहली बात तो यह है कि यह परिसीमन एक पुरानी प्रक्रिया थी जो रुकी हुई थी, उसको लागू किया गया। दूसरी बात यह है कि इस परिसीमन के पीछे जो भाजपा की चूंकि भाजपा सत्ता में है और जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो अपने राजनीतिक एजेंडे को इम्प्लीमेंट करती है, चाहे वो ये कांग्रेस के समय में भी हुआ था और भाजपा के समय। इस जो पूरे परिसीमन में जिस ढंग की व्यवस्थाएं ली जा रही हैं और जो सोच है, सफलता मिले या नहीं मिले, भाजपा की अपनी एक राजनीतिक सोच है और अपना एक राजनीतिक एजेंडा है और उसी के तहत वो आगे बढ़ रही है। और AIUDF की इसलिए भी बेचैनी है कि वो जो पूरी, इसीलिए उनका सवाल पूरे प्रोसेस पर उठा रहे हैं। तो AIUDF अपनी जगह पर सही है कि उनकी जो अपनी शंका है, संदेह है, वो उसको उजागर कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने ये पूरा जो प्रोसेस शुरू किया है वो अपने एक राजनीतिक सोच के तहत किया। जी, ठीक है, भाजपा ने ठीक है। नहीं गोल को नेत्रन जी, चेंज हमारे करना पास चाहा समय है। नहीं है, तो भाजपा ने जो प्रक्रिया शुरू की है, हो सकता है कि उनकी अपनी राजनीतिक
सोच है Delimitation उसको की आगे बढ़ा रही प्रक्रिया है। इलेक्शन लेकिन इस कमीशन पर ने सवाल शुरू किया, जवाब हुए, भाजपा हमें ने नहीं लगता है किए। कि आज की चर्चा सार्थक हुई होगी, लेकिन समय नहीं है कार्यक्रम में। गोल को सेंस करने से आज नतीजा इस- से इलेक्शन इतना ही। कमीशन ने बहुत-बहुत प्रक्रिया हमारे साथ शुरू जुड़े की है, रहने के लिए भाजपा ने बहुत-बहुत नहीं की। धन्यवाद। नमस्कार।